DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संदीप कुमार तिवारी है। मैं मनकापुर ज़िला गोंडा का रहने वाला हूँ और मैं 2022 की में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरा 10वां रैंक है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। इससे पूर्व 2021 के परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पद पर चयन हुआ था और ये मेरा 5वां इंटरव्यू था और माध्यम मेरा हिंदी रहा है। सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, दर्शन शास्त्र विषय रहा है। दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट के साथ हिंदी माध्यम के साथ मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहूँगा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की, इसको क्रैक करने की रणनीति के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा को पास करने की रणनीति का विषय है, मेरी जो रणनीति रही है वो कंपोजिट रही है। होलिस्टिक मैनर में मैंने पीटी, मेंस और इंटरव्यू को के दृष्टिगत तीनों को साथ में रखते हुए तैयारी करने का प्रयास किया हूँ। और इसमें होता क्या है कि जो अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा की बात की जाए तो उसमें पीटी के स्तर पर फैक्चुअली जो क्वेश्चंस की प्रकृति जो रहती है वो ज़्यादा मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और पूछा भी जाता है। तो इसके दृष्टिगत जो कि संघ लोक सेवा से थोड़ा सा अलग जो करता है, तो इसके दृष्टिगत मैंने ध्यान रखने का प्रयास किया। उसके बाद मेंस के स्तर पर जो आंसर राइटिंग का विशेष भूमिका रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी जो है मेंस का जो अभ्यास किया है वो बृहद स्तर पर पिछले, जैसा कि मैं 5 मेंस, टोटल 6 मेंस लिखा हूँ, ये 5वां इंटरव्यू था तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेंस के आंसर राइटिंग के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा। इसमें मेंस के आंसर राइटिंग पहले ही दिन से इसकी शुरुआत कर दी जानी चाहिए। जो मेरा जो चयन लेट होने का कारण जो रहा है, इसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये आंसर राइटिंग में पूरी तरीके से उत्कृष्ट और निपुणता ना हो पाने के कारण से, और दूसरी बात हिंदी माध्यम में अगर अच्छे तरीके से, उत्कृष्ट तरीके से अगर लेखन शैली आपकी नहीं रहेगी और इसमें विविधता, नवाचार नहीं रहेगा अगर लेखन में, तो अंक आने की संभावनाएं कम रहती हैं। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश माध्यम के जो छात्र रहते हैं वो हमेशा उनको थोड़ी सी बढ़त मिल जाती है इस मामले में, क्योंकि लेखन का जो उनका स्तर रहता है वो लेखन के स्तर में वो काफ़ी उनमें विविधता रहती है, उसमें नवाचारी प्रकृति को लिए हुए रहती है, रचनात्मकता भी रहती है। तो हमें ख़ास तौर पर मेंस के स्तर पर बहुत ही सतर्क और सावधान होकर के इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिससे कि उत्कृष्ट और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और हम एक प्रतियोगात्मक क्षेत्र में ना उनके साथ compete करके और हम आगे अच्छी रैंक को जो है हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम आंसर राइटिंग में क्या करें, हम उसमें रचनात्मकता लाएं, उसमें विविधता लाएं, चाहे वो भूमिका में और उसकी बॉडी हो, कंक्लूजन हो। तो उसमें जैसे 20 प्रश्न अगर सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो उन 20 प्रश्न में की प्रकृति जो होनी चाहिए वो एक सपाट सीधी एक तरीके की नहीं होनी चाहिए। प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप भिन्न भिन्न उसके आयाम को लेते हुए उसके उत्तर देने की प्रकृति होनी चाहिए, तभी उसमें अंक आएंगे। दूसरी चीज़, गुणवत्ता संवर्धन का भरपूर ख्याल रखा जाना चाहिए। तथ्यात्मकता का एक संतुलित मात्रा में उसका क्या होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। उसमें डायग्राम, रेखाचित्र वगैरह, इसका यथोचित ढंग से उसमें क्या समावेश होना आवश्यक है, तभी वो जाकर के अच्छे मार्क्स उसमें मिलने की संभावना बनती है। दूसरी चीज़, भाषा के स्तर पर भी हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं इस परेशानी से ख़ास तौर पर से गुजरा हूँ, तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो मार्क्स या फिर कम आने के जो जीएस में हो या फिर आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो, मानविकी के सब्जेक्ट, इसमें जो कम आने की जो संभावनाएं रहती हैं वो ये हैं कि इसमें एकेडमिक लेवल की जो हिंदी होती है वो नहीं रहती है। काम चलाऊ हिंदी का प्रयोग हम लेखन में मेंस के पेपर में करते हैं, जिससे समस्या आती है। तो हमारा स्तर लेखन का कैसा होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए। उसका शब्द जो हो
उस शब्दों का चयन सटीक ढंग से हो, वाक्य विन्यास सही हो, वाक्य रचना सही हो, इस पर खास ध्यान देना चाहिए। कोई ज़्यादा टफ वर्ड्स, टफ शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरल हो लेकिन वाक्य विन्यास सटीक हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, लेखन में मैं बात करूँगा, इसको विस्तारपूर्वक मेरे इस पर फोकस करने का मेन रीज़न यही है कि पीटी के स्तर पर आप वैकल्प वो MCQs टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें थोड़ी सी सतर्कता आपकी रहेगी। तो वहाँ पर पीटी में अमूमन अगर बात करें तो 85 से 95 के बीच में 150 का प्रश्न पत्र प्रथम जो रहता है वो 150 प्रश्न में से 85 से 95 अगर के बीच में आप प्रश्न आपका सही रहता है तो आप पीटी क्लियर कर ले जाते हैं और उसका मार्क्स, पीटी के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। सारा दारोमदार क्या रहता है, मेंस की परीक्षा में रहता है। तो मेंस में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जाएं और जिससे कि अच्छी रैंक हासिल हो, ये मुख्य मुद्दा रहता है। तो सारा हमें जोर जो है जितना पीटी पर, उससे कहीं कम जो है मेंस में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। तो मेंस में क्या होना चाहिए कि उसमें डायग्राम, रेखाचित्र इत्यादि जो मैंने पूर्वोक्त में जो उल्लेख जिसका किया है, इसके साथ साथ रचनात्मकता, और उसके दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि उसमें तकनीकी शब्दावलियों का सटीक प्रयोग होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली जैसे अर्थशास्त्र का विषय अगर है तो उसमें अर्थशास्त्र की जो शब्दावलियाँ हैं उसको यथोचित ढंग से रखना चाहिए। अगर वो राज्य व्यवस्था की शब्दावली है तो उसको भी, तो इन शब्दावलियों का समुचित ढंग से और सही सटीक जगह पर उसका प्रयोग आना चाहिए। उसमें करंट जो अद्यतन जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनका भी एग्जाम्पल्स, उदाहरण का सटीक जो है समावेशन होना चाहिए, यथोचित समावेशन होना चाहिए। वो भी अंक आपके बढ़ाने में भरपूर मदद करते हैं। तो ये सारे चीज़ें यथोचित ढंग से ये गुणवत्ता संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़, आप जैसे रिपोर्ट वगैरह, ये तो सभी लोगों को पता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों का जो है उसमें समावेश होना चाहिए। ठीक है, अच्छे पुस्तकों का, लेखकों का संदर्भ जीएस में अगर रख देंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, बिंदुवार, अच्छा लेखन शैली में आप दो ही शैलियाँ होती हैं, तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें या बिंदुवार लिखें, बुलेट फॉर्मेट में लिखें, जो आप जिसमें आप सिद्धहस्त हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप अगर बुलेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो ठीक अंक आएंगे, अधिक पॉइंट कवर हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सकारात्मक नकारात्मक बिंदु का समालोचनात्मक जो है वो स्तर रखें तो ज़्यादा सटीकता रहेगी। वैसे आप देख लें कि पुछल्ले में क्या लिखा हुआ है, आलोचना लिखा हुआ है, समालोचना लिखा हुआ है, विश्लेषण लिखा हुआ है, इत्यादि चीज़ों को आप अगर ध्यान देंगे, उसके अनुरूप उत्तर देने का प्रयास करेंगे और विषय से हट करके, प्रश्न से हट करके जो पूछा गया है उससे अगर अलग लिखने का प्रयास करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से प्रश्न से के डिमांड या मांग से ना भटकते हुए प्रश्न के अनुरूप अगर उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे अंक आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये तो पूरी तरीके से आंसर राइटिंग की बात है। इसमें आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो आपको क्या कहते हैं, इसमें प्रवीणता, आपकी उत्कृष्ट प्रवीणता और निपुणता आपकी बढ़ जाएगी और आप अच्छे नंबर, वो क्या कहते हैं, अच्छे मार्क्स लाएंगे इसमें। जहाँ तक की वैकल्पिक विषय की बात है तो अब 2023 से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आयोजित करने जा रहा है परीक्षा 14 मई को, इसमें वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर 2 अन्य प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय रखा गया है। तो अब लगभग GS 5th और 6th कहा जा रहा है, जो कि इसमें अब वैकल्पिक विषय की बाध्यताएं जो है समाप्त हो गई। तो अब ह्यूमैनिटीज़, मानविकी के सब्जेक्ट और गैर मानविकी सब्जेक्ट के बीच में से जो भेदभाव का जो चर्चाएँ परिचर्चाएँ चल रही थी, वैसी बात तो अब रही नहीं। तो हम अभ्यर्थियों को क्योंकि ये पहली बार ये दोनों सब्जेक्ट जोड़े गए हैं सामान्य अध्ययन के तौर पर, तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जो 2 सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो जोड़े गए हैं, इनका खूब सावधानीपूर्वक और अच्छे ढंग से जो 42-44 टॉपिक जोड़े गए हैं, टॉपिक वाइज ध्यान करके इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को की चर्चा करते समय हमने पुस्तकों की चर्चा नहीं की, न्यूज़पेपर रिसोर्सेज और अन्य चीज़ों की चर्चा नहीं की। इसका उद्देश्य ये था कि लास्ट में इसकी चर्चा कर लीजिए। कोचिंग संस्थान की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इसकी भी चर्चा इसमें करना चाहता हूँ। कोचिंग संस्थान के जहाँ तक विषय है इसको कि कोचिंग संस्थान से जुड़ा जाए या न जुड़ा जाए, ये आपकी व्यक्तिगत जो है राय या मांग या आवश्यकता हो सकती है। अगर आप इतने परिपक्व बौद्धिक रूप से तैयार हैं कि नहीं, मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं, मेरी समझ, बेसिक समझ है कि मैं आयोग की आवश्यकता को समझ रहा हूँ, ख़ासतौर पर मैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कोचिंग का मार्गदर्शन करना उनका काम होता है। तो वो मार्गदर्शन अगर वो समझते हैं अपने इस लायक कि मुझे ज़रूरत आवश्यकता नहीं, तो स्वाध्याय के माध्यम से इसकी तैयारी को सफल रूप से संपादित कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जो तैयारी पूरा कंप्लीट सिलेबस, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये
होलिस्टिक मैनर में को ध्यान में रखते हुए दृष्टिगत क्या करेंगे, इसकी एक रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के अनुरूप आप सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को जितना वेटेज है उसके अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। नोट्स जहाँ तक बनाने की बात है, अपने जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को, सब्जेक्ट से कोचिंग के कुछ नोट्स आप उपलब्ध हो जाए, उन सब की सहायता लेते हुए, और जब आपकी विषय पर अच्छी पकड़ बन जाए तो विषय पर अच्छी पकड़ और चीज़ों की समझ होने के बाद तब अपना स्वयं का नोट्स बना लें, जो कि मेंस के परीक्षा के दौरान जब अंतिम रूप से जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो हाँ क्विक रिवीजन की आवश्यकता होगी, तो वो रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से आप नोट्स बना करके इस की तैयारी को मतलब इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ जहाँ तक बात यह है, मेंस के इस क्रम में, पीटी मेंस इंटरव्यू के क्रम में पुस्तकें कौन सी होनी चाहिए। पुस्तक जहाँ तक की बात है पुस्तकों की, तो आप NCERT की बेसिक चीज़ों को, फंडामेंटल जो है वो मूलभूत बेसिक जानकारी, वहाँ से आप पहले उसको शुरुआत, अगर बिगनर्स हैं तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि NCERT की पुस्तकों को आप वहीं से शुरुआत करें, ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब NCERT की सारी चीज़ें आपको पकड़ अच्छी मजबूत हो जाए, आपकी सामान्य समझ बन जाए, अवधारणा लगभग पुष्ट होने लगे, उस स्थिति में आप क्या करें कि आप किसी एक NCERT से इतर क्या करें, कोई एक या दो जो भी हो, एक पुस्तक को पकड़ लें जो सामान्य अध्ययन का है, उसके माध्यम से, क्योंकि एक सहायक पुस्तक के रूप में वो आपको मेंस में अच्छा काम करेगा, मेंस में आपके जो गुणवत्ता संवर्धन में काफ़ी हेल्प करेगा, तो उसका चयन कर लें। वैकल्पिक विषय रह नहीं गया है तो उसमें इसकी समस्या के विषय में बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तीसरा, इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि आप शुरुआत, अगर बिगनर्स हैं, ख़ास तौर पर प्रारंभिक स्तर पर हैं तैयारी के, तो आप चैतन्य उसी समय हो जाएं। पीटी, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के साथ तैयारी करते हुए आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या किसी विषय को पढ़ रहे हैं, तो उस विषय को पढ़ते समय आप क्रिस्टल क्लियर, आप एक मजबूत उदाहरण बनाने का कष्ट करें, का प्रयास करें, अपनी विशिष्ट और अलग जो है ओपिनियन बनाने का प्रयास करें, अपनी स्वतंत्र राय किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर रखने का प्रयास करें। तो ये ओपिनियन जो बनाने का जो आपका जो है दृष्टिकोण और ओपिनियन उत्कृष्ट ओपिनियन, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें ये अधिक से अधिक कोशिश ये करनी चाहिए स्वतंत्र और ओपिनियन डेवलप करने का। इससे क्या होगा कि आप किसी कोई नया टॉपिक आएगा तो उस पर सोचने की क्षमता का विकास होगा, आप जवाब सही ढंग से दे पाएंगे। रटने से नहीं होता है, 10 या 15 दिन की तैयारी इंटरव्यू के लिए नहीं, सामान्य तौर पर इतनी पर्याप्त नहीं मानी जाती है। लास्ट में जो समय हमें मिलता है 15 से 20 मिनट का, उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने डैफ को, अपने व्यक्तिगत जानकारी, तत्कालीन जो है करंट अफेयर से है, ये सब सारी चीज़ों की में इसमें क्या नाम है, इसमें आपका इनरिचमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। बाकी आपके व्यक्तित्व का जो वास्तविक प्रस्तुतिकरण होता है वो शुरू से ही होता है, लेकिन जब आप जहाँ से तैयारी शुरू करते हैं वहाँ से और इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ये कंप्लीट इंटरव्यू की बातें हो गई। दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर वगैरह, तो हिंदी माध्यम में अब न्यूज़पेपर की बात की जाए तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ें, वो यथोचित रहेगा। और दूसरा, अगर चाहें तो पेपर, अगर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए तो 1-2 न्यूज़पेपर और ले सकते हैं। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण अच्छा माना जाता है, तो उसको आप पढ़ें। मैगजीन्स, कोई भी एक मैगजीन हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। बार बार 10 मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही मैगजीन करंट अफेयर्स की, उसको, हाँ, एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पर दृष्टि और नज़र बनाए रखें। वो मेंस में पूरा सहयोग करता है, पीटी में तो सहयोग करता ही, मेंस में भी सहयोग करेगा, गुणवत्ता संवर्धन में सहयोग करेगा, वो आपकी ओपिनियन और थॉट्स को की क्लैरिटी में भी, इनरिचमेंट में, वो इन्हेंसमेंट में वो पूरी तरीके से मदद करेगा आपकी। इंटरव्यू में भी आप अपने पक्ष को, तर्क को जब रखेंगे तो उसमें बैक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। तो इसकी ज़रूरत जो है करंट अफेयर्स की रहती है। अब बात हम यहाँ करने जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान, क्योंकि मुझे एक लंबा समय लगा है, 6-7 साल मुखर्जी नगर में रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा समय रहा है, मेरी जर्नी बहुत ही कष्टदायी रही है। तो मैं इस विषय में आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इस तैयारी करते समय कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डीमोटिवेट होते हैं और निराशा की संभावना यहाँ रहती है। मतलब निराशा भी हमारे जीवन में आती है, जो कि एक मानव होने के नाते हमारे एक इससे कहीं छूते नहीं हैं। तो हम अभ्यर्थियों को यही सलाह देना चाहेंगे कि इस तैयारी के दौरान हमेशा चैतन्य रहें, ऊर्जान्वित रहें, और जहाँ तक हो सके तैयारी के दौरान अपना योग प्राणायाम
अध्ययन के से इतर इसमें जो है अपनी जीवन शैली में समावेश करने का प्रयास करें। क्या होगा, आप में स्फूर्ति, चैतन्यता और अनुशासन, बौद्धिक जो है आपकी जो लेवल होगा वो इसमें बढ़ोतरी होगी, ऊर्जावान रहेंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, योगा प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। हमेशा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। इसी तो आपका डिस्ट्रैक्शन इधर उधर नहीं होगा, विपथगमन नहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या है, आप सेल्फ मोटिवेट रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें। आत्मविश्वास बहुत आवश्यक अंग है हमारे इस तैयारी के दौरान, क्योंकि जहाँ आत्मविश्वास डूबा, डीरेल होने की, ट्रैक से लौटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और फिर वहीं से हमारे निराशा का जो है हमारे ऊपर निराशा जो है नामक चीज़ हावी होने लगती है और पूरी तरीके से हमें अपने कब्जे में ले लेती है। तो इस चीज़ को अगर हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चूँकि ये जर्नी बहुत लंबी होती है, सब दुर्भाग्य से किसी का ना हो पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, सब बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन अगर कहीं लंबा समय लगा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर लग भी जाए तो इसके लिए आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। धैर्य, पेशेंस बहुत आवश्यक है। धैर्य तभी आएगा जब आत्मविश्वास रहेगा, आपका लक्ष्य में क्लियरिटी रहेगी, थॉट क्लियरिटी रहेगी, आपका लक्ष्य मजबूत रहेगा। तो ये अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से स्पष्ट रहें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ तक प्लान बी का बात है, तो प्लान बी अगर आप रखते हैं बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ इसमें सफल ना हो सकें तो उसके लिए दूसरा विकल्प रखना आवश्यक है। अगर इतने बड़े आप वो हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है। तो आत्मविश्वास, धैर्य तो है ही है आवश्यक, और सेल्फ मोटिवेशन तीसरी चीज़ है। आप अपना मोटिवेशन स्वयं करें। किसी भी अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन को नहीं सस्टेन कर सकते हैं। आप स्वयं जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कौन दूसरा मोटिवेट करता है। एक मैं यहाँ हितोपदेश की पंक्ति को दोहराना यहाँ अपने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति ना कार्याणि मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहाँ पर पुरुषार्थ की बात की गई है, उद्यम की बात की गई। उद्यम का मतलब हो गया कि आप किसी भी लक्ष्य, जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तरीय लोक सेवा की परीक्षा हम लोग हैं, हमारा लक्ष्य है, बहुत दृढ़ संकल्प की मांग करने वाला ये संकल्प है। तो इसमें हमें उद्यम करने की कठोर आवश्यकता है। और उद्यम का मतलब ये हो गया कि हम उससे विचलित ना हो, विपथगमन ना हो। इस उद्यम में सारी चीज़ों का समावेश है। इसमें धैर्य, इसमें आपके साहस, इसमें आपके लगन, इसमें आत्मविश्वास, इसमें आपकी स्थिरता, इसमें आपकी कंटिन्यूटी, इसमें आपका जो निरंतरता है, ये सारी चीज़ों का एग्जैक्ट समावेश कॉम्बो पैक है। प्याज के छिलके की तरीके से सब जुटे हुए चीज़, उसी को उद्यम बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप आप इसका समावेश करें। जब भी डिमोटिवेट हो, मोटिवेशन आया आपके मन में, तो आप अपने परिवार का, घर का, माता पिताजी का देखिए कितना मेहनत करके वो कितनी आशाएं रहती हैं। जैसे हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। पिताजी खेत में काम करते हैं, तो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हुए मुझे याद आता था कि बताइए कितना वो मेहनत से कार्य करते हैं और इतना पैसा देकर, मतलब हम लोग बैक सपोर्ट करते हैं। और पढ़ने का मेरा काम है, तो उसमें तो ईमानदारी कम से कम बरती जाए। तो ये जब भाव मन में रहेगा, ये स्वतः जागृत होगा, स्वतः स्फुर्त होगा, तो इस चीज़ के विषय में स्वतः ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तभी हो पाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें सोशल मीडिया का जहाँ तक बात, यहाँ तमाम प्रश्न उठते रहते हैं कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा रुचिकर विषय नहीं है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट ही करती है। अगर मोबाइल आपके पास में रहेगा तो आप व्हाट्सएप का स्टेटस ज़रूर देखना चाहेंगे, और स्टेटस के विभिन्न आयाम, विभिन्न रूप रहेंगे, और विभिन्न मनोभावनाएँ और मनोदशाएँ सब लोगों की अलग अलग रहेंगी। तो उसका मन क्या करेगा, आपका उधर ज़रूर क्या होगा। न्यूटन का लॉ कहता है कि आपके जो फोर्स होता है, फोर्स का डाइवर्जन होगा, एनर्जी का डाइवर्जन होगा। तो इस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया चाहे फेसबुक वगैरह हो, इससे जितना दूर दूर रहा जाए उतना ही ठीक है। तीसरा, इस सब को जब इससे आप अलग रहेंगे तो अपने किताबों को, पुस्तकों को ही अपना मित्र बनाएंगे। तो जब मित्रता इससे हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको आसानी होगी उस चीज़ों को। अब पढ़ाई का कितना घंटे का समय जहाँ तक बात है, तो ये विषय भी व्यक्तिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने घंटे की पढ़ाई करे। ज़्यादातर ये चर्चा का विषय रहता है इतने घंटे उतने घंटे, ये विमर्श का विषय है और अलग अलग लोगों की भिन्न भिन्न राय है। मैं अपनी व्यक्तिगत स्तर पर, चूँकि मेरी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है और IQ तो आइंस्टीन जैसा है नहीं, सामान्य पृष्ठभूमि और औसत दर्जे का विद्यार्थी था, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सामान्य सी बात है। मुझे कहीं ज़्यादा अपनी क्षमता को परख होनी चाहिए कि मुझे कितनी आवश्यकता है। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। तो हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग मैंने 14-15 घंटे पढ़ा, और 15 घंटे पढ़ने के बाद में 12-13-14 घंटे इतना तो हो ही जाता था। और जब PT मेंस का नज़दीक आता था तो उसमें मेरी घंटों की संख्या बढ़ जाती थी थोड़ा सा।
क्योंकि मैं समझता था कि मुझे कितनी ज़रूरत है। तो अपनी आप ज़रूरत समझिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, अपना जो है घंटों की संख्या, घंटों की जो मात्रा तय कीजिए। हाँ, ये है, इसमें निरंतरता में से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप निरंतरता रखिए, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन का जो है आप पढ़ रहे हैं, फिर बीच में क्या हुआ, आप उससे क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए कहीं से, आपने फिर उसको पटरी पर अपने पढ़ाई को दोबारा लाने के लिए, फिर से आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक्स्ट्रा एनर्जी और एफर्ट करना पड़ेगा। तो आपको दूना तिगुना जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और जब सारी चीज़ों से कनेक्टिविटी आप बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी, तो आप में क्या होगा, आपके आर्गूमेंटेटिव जो है, जो क्या होगी, पावर होगी, वो फ्लो में रहेगी। तो उसमें आपकी दक्षता पर जो है, आपकी दक्षता और बढ़ जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने हमने रखी, और इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो हिंदी माध्यम में अच्छे मार्क्स आते हैं। ये ज़रूर चर्चा का विषय रहता है कि हिंदी माध्यम के कम लोग सेलेक्ट होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस की जहाँ तक बात है, इसमें ठीक संख्या में जो है सेलेक्ट हो रहे हैं और होते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, किसी माध्यम की बाध्यता नहीं होती, माध्यम आपको बाध्यकारी नहीं करेगा। हाँ, हम अपनी बौद्धिक क्षमता को उस लेवल तक ले जाएं और हम तैयारी का जो एक स्तरीय स्तर है ना, उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। संघ लोक सेवा आयोग के समकक्ष जो है, जो उसकी मांग है, जो उसका स्तर है, जहाँ तक उसको आपकी जो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता तक हम अपने आप को पहुँचाएँगे। तो माध्यम की कोई बाध्यता नहीं, मुझे अब तक जो समझ में आई यही है। आप लोग खूब मेहनत करें और इस तरीके से आप आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हुआ संदीप, नमस्कार।